तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाई लोन डिफॉल्टर के ऊपर। दोस्तों लोन डिफॉल्टर जो हो जाते हैं उनके पास में रिकवरी एजेंट की कॉल बहुत ज्यादा आने लगते हैं, बहुत ज्यादा परेशान भी करते हैं रिकवरी एजेंट। तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसे तो होते नहीं है। जब पैसे नहीं होते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। कभी कभार ऐसा आता है कि हम लोग जो है ना इस दुनिया से ही चले जाएं। कभी कभार ऐसे विचार आते हैं कि हमें पूरे परिवार को ही ले लूं। और मैं आपको बता दूं कि कर्ज कर्ज एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी के ऊपर लग जाए ना तो भाई जीना मुश्किल हो जाता है। हाँ वो बात अलग है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो बात अलग है, लेकिन जिसको फर्क पड़ता है ना बहुत ज्यादा बेकार की चीज है कर्ज लेना। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक कॉमन सा सवाल किया था, ऑलमोस्ट सभी के मन में ये विचार रहता है। उनका ये सवाल था कि देखो सर मेरे पास में जो है वो 1,25,000 रुपए का कर्ज है जिसकी मैं ईएमआई भर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में जो इनकम का स्रोत था हाल फिलहाल वो हट चुका है, इनकम का स्रोत मेरे पास है नहीं। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइएगा जिसकी वजह से मैं जो है आ, मतलब इनसे थोड़ा सा छुटकारा पा सकूं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने तो कहा भाई देखो ऐसा है, और जो लोन आपने लिया है वो तो भाई आपको रीपे तो चलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आगे सेटलमेंट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हरेसमेंट का वो है, जो परेशान कर रहे हैं एजेंसी वाले कॉल कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा एजेंट कॉल करते हैं तो आप इनका नंबर जो है ना ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो वहां पर एक सवाल उनका खड़ा हो गया कि अगर हम लोग इनका नंबर ना उठाएं, ना रिसीव करें, तो क्या ये हम पे मोबाइल नंबर जो मोबाइल कॉल करते हैं वो रिसीव ना करने पे क्या केस कर सकते हैं, क्या एफआईआर दर्ज हो सकती है? तो देखो भाई मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र रहते हो। ठीक है, आपको पूरा हक है आप किसी का मोबाइल का फोन जो है वो उठाएं अन्यथा ना उठाएं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको हमारा कॉल उठाना ही पड़ेगा। मेरी मर्जी, मेरा मोबाइल, मेरा टाइम, मेरा समय, मुझे जो करना है मैं करूंगा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। जो मसला है वो लोन के ऊपर का है तो वो लोन में ही जाएगा, ना कि ये वाला मसला आएगा। अब एक और सवाल खड़ा हो गया कि अगर हम लोग लोन डिफॉल्टर तो हैं और हम लोग उस पते को ही चेंज कर दें जिस पते पे हम रहते थे, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल आपने जिस पते का आधार कार्ड पैन कार्ड डलवाया, ठीक है, डाला, और उस पते में रिकवरी एजेंट आते हैं। अब आपको लगता है कि अगर मैं इस पते को ही चेंज कर दूं तो क्या कोई केस हो सकता है? देखो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इस पते की जिस पते में आप करंट में रह रहे हो, ठीक है, और उसी पते से जो है एजेंसियां आपके पास में आ रही हैं, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने उस पते को ही एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, एक्सचेंज करने के बाद आप लोग किसी दूसरे पते पे चले गए, दूसरे एड्रेस पे चले गए, और वहां जाकर के आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नया इश्यू करवा लिया उसी पते पे, समझ गए? तो ऐसे में एजेंसियां आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का केस लगा सकती है जिसमें आपको सजा हो सकती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर गए कंपनी के पास वो दूसरे पाए जाएंगे और आपके पास दूसरे पाए जाएंगे तो आपको फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, सो ये गलती आपको नहीं करनी है, समझ गए? लेकिन यहां पर एक और कॉमन सेंस की बात है, तो क्या मुझे वहीं पर रहना पड़ेगा? एजेंसियां परेशान कर रही है और मैं वहीं पर रहूंगा? नहीं, इसका कोई मसला ये नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, आप उस एरिया को चेंज कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप अगर इस समय गुजरात में हैं तो आप मुंबई भी जा सकते हैं, अगर मुंबई में तो आप महाराष्ट्र में जा सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र में तेलंगाना में जा सकते हो, आपको जहां मर्जी है वहां रहिएगा, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी का कर्ज ले लिया है तो जहां आपने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वहीं पर रहना पड़ेगा। क्यों भाई? मुझे यहाँ जहां पर सूटेबल रहेगा मुझे रहना, जहां पर मैं चार पैसे कमा सकूं, अपनी किस्तों को भर सकूं या फिर अपनी फैमिली को चला सकूं, मैं वहीं पर रहूंगा ना।
तुम्हारा 1 लाख रुपया लेकर के या 1.5 लाख रुपए लेकर के मैं बाकी की जिंदगी थोड़ू काट पाऊंगा यहाँ पर बैठे? 1.5 लाख में क्या पूरी जिंदगी कट जाएगी? 1 लाख में कट जाएगी? अरे मैं जा रहा हूं कहीं कमाने के लिए, पैसा आएगा तुम्हारा भरूंगा, नहीं आएगा तो नहीं भरूंगा। ठीक है, पैसा भरने के लिए ना करे, पैसा भरना ही भरना है, लेकिन होगा तभी भरोगे। और होगा कब? जब आप काम करोगे। तो जब उस एरिया में काम नहीं मिल रहा है मुझे, तो क्या मैं उसी एरिया में बैठा रहूंगा कि भाई एजेंसियां आएंगी और मुझे 4 बातें सुनाएंगी, अगर मैं भाग गया तो भाई एजेंसियों को मिलूंगा नहीं, एजेंसियां क्या सोचेंगी? अरे भाड़ में जाए एजेंसियां, एजेंसियों को हम मिलेंगे तो वो बात करे, नहीं मिलेगा तो जहां मैं रहता हूं वहां बात कर ले। आओगे, एरिया वालों से पूछोगे, वो बताएगा भैया वो वहां चला गया, उस महाराष्ट्र में या बंबई में या फिर गुजरात में चला गया है। ठीक है, किस एरिया में? एरिया पूछ लो उससे, उस एरिया में आ जाओ, आप ले जाओ पैसे। यहाँ पर नहीं लेना है, नहीं हमारे पास पैसे, तो आके बातें सुना जाओ। लेकिन ये तो बनता नहीं है काम कि उसी एरिया में रहना पड़ेगा, गलत बात है। लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड में चेंजेस नहीं कराना है, ये बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हो आप कंपनी के साथ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फिर वहां पर दूसरे मैच होंगे और यहाँ तुम्हारे पास दूसरे मैच होंगे, तो आपको 420 मतलब कि 318 के तहत केस लग जाएगा, जो कि इस टाइम चल रहा है। ठीक है, सो मेरे भाई आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई हम एड्रेस चेंज कर देंगे तो हमको कुछ दिक्कतें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिंदास आप एड्रेस चेंज करो, नंबर नहीं उठाना है मत उठाओ, आप बिंदास तरीके से जियो, आपकी खुद की जिंदगी है, आप खुद के मालिक हो, किसी के गुलाम नहीं हो, समझ गए? तो चले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।